जैसे चौरी चौरा कांड हो गया था, असहयोग आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी का, तब तक चौरी चौरा थाने में दरोगा पुलिस को फूंक दिया गया, तो वो कहलाता है विद्रोह कहलाता है। जैसे एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आ रहा था, लड़का सब ट्रेनों में फूंकने लगा। इंडिया में बहुत बड़ी एक बीमारी है। जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाएगा तो तुरंत 2-4-10 तो पेट्रोल टंकी फूका जाएगा, पेट्रोल पंप पे आगजनी हो जाएगा, बस फोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ट्रेन वरेन फूक फाक दिया जाएगा। जबकि जापान में अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिससे उन देश की संपत्ति का नुकसान हो। वो गाड़ी चलाएंगे और रेडियो एफएम पे आ गया कि आज पेट्रोल 20 रुपया लीटर बढ़ गया, जो जहां है वहीं अपना गाड़ी लाक करके सड़क पे चला जाएगा। जिस शहर में टोक्यो सोकियो जो भी है वहीं लाक करके चला जाएगा। इतना भयानक जाम लगेगा बाबू, इतना भयानक जाम लगेगा कि तुरंत सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। तो देखिए ये जापान कितना टेक्निक अपना रहा है कि फैसला भी अपना ले रहा है, मतलब अपने पक्ष में, और नुकसान भी नहीं कर रहा है। इंडिया में विद्रोह का बड़ा रीजन अलग होता है, कहीं जला दीजिए, कूट दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, यही सब होता है। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्रांति, आंदोलन और विद्रोह। अब सन 1857 की क्रांति हो रही थी ना, तब कुटाया बेचारा लॉर्ड कैनिंगुआ था, लेकिन गलतियां किया था लॉर्ड डलहौजिया। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। वो बेचारे जब नवाब थे ना, तो जब अंग्रेजों का आक्रमण हो रहा था सब बेचारे भाग गए, इनको कोनो जूता पहनाने वाला नहीं मिला, इसलिए बेचारे धरा गए और ले जाके जेल में सब बंद कर दिया। भाई बहादुर शाह जफर उस समय के क्या थे, भारत के मुगल सम्राट थे, ये बेचारे राजा थे। अब इनके साथ अपमानजनक व्यवहार अंग्रेज सब करने लगे। कहे कि अगर ये राजा या मर जाएंगे तो इनका सम्राट का पद क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इनको खाली नाम मात्र का राजा रखा जाएगा और दिल्ली का जो लाल किला है यहाँ से मार के थूर के खदेड़ दिया जाएगा और जाके कुतुब मीनार पे छोड़ के कोठरी में रहिएगा। तो एक राजा को इतना बड़ा चीज कहना है कहीं कहीं अपमानजनक होगा। तब राजा को बोलेंगे तो प्रजा भी आक्रोशित होगी। तो बहादुर शाह जफर के जो मुगल सम्राट के समर्थक थे वो भी बेचारे अंदर ही अंदर सुलग रहे थे कि कोनो मौका मिलेगा तो कटाएंगे ये लोग। कटाने के चक्कर में एक और गलती हो गया, राजनीतिक कारण में जमींदारों से जमीन छीन लिया गया। अब जमींदार लोग कौन थे, वही जमींदार लोग हैं जो अंग्रेजों की चापलूसी करके, सेवा करके और पता नहीं क्या करके सब गिफ्ट में लिए थे जमीन। लॉर्ड कैनिंगुआ आया और ये आया, क्या बोलते हैं, डलहौजिया, ये दोनों मिलके उनका क्या कर लिए, जमीन उमीन छीन लिया। बेचारे जो जमींदार थे वो भी अंदर से क्या थे, एकदम उबाल मार रहे थे, मौका मिलेगा तक काटेंगे जरूर इनको। और रैयतवाड़ी व्यवस्था करके, रैयत मतलब किसान होता है, इन लोगों को किसानों का ऐसा ऐसा कानूनी सब बना दिया ना कि किसान बेचारे सब बर्बाद हो गए। इतना लगान, इतना टैक्स लाद दिया कि सब के सब बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से इनमें भी मन क्या होने लगा, इन लोगों का आक्रोशित होने लगा। ये भी मौके के तलाश में थे, जैया मौका मिलेगा मूसर से काटेंगे तुमको। इस सती प्रथा का अंत कर दिया। इसके फेवर में मैं भी हूँ। सती प्रथा क्या था कि कोई महिला मान लो कि शादीशुदा करके आई है और बेचारी शादी उदी करके आई है और उसका आदमिया बेचारा गया है मान लो कि कुछ बाजार वजार करने, अब बाइक से लड़ गया, मर गया, तो इसमें इसकी पत्निया का क्या दोष रहता था, कोनो दोष नहीं था। लेकिन यहाँ का रूढ़िवादी परंपरा ऐसा था कि उसका आदमी मर जाता था तो उसकी पत्निया को जबरदस्ती ले जाके सब उसी के चिता पे जला दिया जाता था। और बेचारी नहीं जलना चाहती थी तो उसको ऐसा मतलब पदार्थ खिलाया पिलाया जाता था कि बेहोश हो जाए और उसके बाद उसको चिता पे लिटा के जला दिया जाता था। दुनिया का सबसे मतलब घटिया काम होता था वो इंडिया में होता। पति के मर जाने पे पत्नी को उस पे जला दिया जाता है, तो फिर मतलब पत्नी के मर जाने पर उसके आदमिया को भी ले जाकर जला देना चाहिए। लेकिन मतलब पुरुष प्रधान देश है तो आदमिया को नहीं जलाया जाता था, मेहरुआ को जला दिया जाता था। अंग्रेजों ने एक और अच्छा काम किया था, नर हत्या पे रोक लगा दिया। नर हत्या क्या होता था, जैसे मान लो कहीं पुल बनता था, कहीं मंदिर बनता था, कहीं कुछ ऐसा रेलवे का लाइन बिछता था, तो वह छोटा छोटा बच्चवा को ले आके सब उसका घटिया काट देता था, नर बलि उसको कहते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने रेल चलाया। अब रेल में कैसे दिक्कत हो गया, रेल में क्या था, मान लो कोनो टिकट लिया है, जैसे मान लो कि हम मतलब ब्राह्मण है और मान लो कोनो एससी है। अब ट्रेन में जो बोगी होता है उसमें देखे होंगे 3 ठो रहता है, ऐसे ऐसे नीचे, बीच में और ऊपर। अब मान लो ऊपर कोनो बैठ गया मान लो दलित आदमी, और नीचवा बैठ गए हम, मान लो जैसे हम मान लो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण एकदम अगिया गया, हमारा ऊपर बैठेगा ये दलित। अब वो एकदम सिस्टम गड़बड़ हो गया। टीटी को आया, बुलाया, दिखाया, देखो ये हम ब्राह्मण है। ठीक है, चुप, ब्राह्मण हो तो हम क्या करें, चुपचाप बैठो, ये सबके लिए है।
अब इसमें भी रेल में भी क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा। जो ब्राह्मण था वो सोचता था कि मेरे ऊपर दलित कैसे बैठेगा, हम ऊपर बैठेंगे दलित नीचे बैठे, क्योंकि दलितों का बहुत उत्पीड़न हुआ है बाबू, और दलितों का आज तक उत्पीड़न हो रहा है। आजादी के इतने सालों 75 सालों बाद भी दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, इससे कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और उसी में 10 मई को शुरू हो गया। अब बाबू इतना भयानक क्रांति हुआ, इतना भयानक क्रांति हुआ, जो जौने पा रहा था मेहरारू मूसर से मार रही थी, कोनो हंसुआ से काट रहा था, कोनो लोढ़ा से कूट रहा था, कोनो भाला से कोच रहा था, कोनो डंडा से मार रहा था, कोनो कुछ कर रहा था। जी जो जहां पाता था अंग्रेजों को वहीं लतियाना शुरू कर देता था। बड़ी भयानक मार हुआ, इतनी खतरनाक मार हुआ। और उस खतरनाक मार में जो बड़े बड़े राजा थे वो लोग भी क्या कर रहे, विद्रोह कर दिए। क्या कर दिए, विद्रोह। विद्रोह का मतलब आगजनी, हत्या, मार, डंडा, कत्ल सब हो गया। कैसे हो मेरे गोलगप्पो, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। तो आज दोस्तों फिर शुरू करने वाले हैं आधुनिक इतिहास, जो चैप्टर वाइज चल रहा है उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज थोड़ा सा मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे पत्नियां कम ही तारीफ करती हैं पुरुषों का, लेकिन आज थोड़ा बहुत तारीफ हो गया है, तो उनके लिए थैंक यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का 1857 की महान क्रांति के विषय में। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको अदरवाइज कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं 1857 की महान क्रांति, जो आज का क्या है टॉपिक है, यानी 1857 की महान क्रांति। तो 1857 की जो महान क्रांति हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। तो भारत किसका गुलाम था, तो अंग्रेजों का गुलाम था। ध्यान से समझिएगा कि जब इंडिया में 1857 की क्रांति प्रारंभ हो रही थी तो उस समय आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो थार्मस्टन थे। कौन थे, थार्मस्टन थे। और भारत के उस समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, अगला चीज ये पूछा जाएगा कि उस समय मुगल वंश चल रहा था, तो मुगल वंश के शासक कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी के नाम से जाना जाता है। ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे जिनके समय में 1857 की क्रांति हुआ था। आगे समझते हैं कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए किस सेनापति की नियुक्ति किया गया था, तो कैंपबेल का किया गया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। और विद्रोह का प्रतीक क्या था, प्रतीक मतलब चिन्ह, यानी कमल और रोटी। ये कमल और रोटी का बहुत बढ़िया इतिहास है, इसको आगे अभी इसी वीडियो में हम बताएंगे कि कमल और रोटी क्यों भेजा जाता था और किस प्रकार से भेजा जाता था। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आप पेन लेके नोट कर लीजिएगा कि जब 1857 की महान क्रांति प्रारंभ हो रही थी तो उस समय प्रधानमंत्री थार्मस्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। विद्रोह को दबाने के लिए जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने किसको नियुक्त किया था, किस सेनापति को, कैंपबेल को किया था। अच्छा, विद्रोह का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था। मुख्य कारण क्या था, यानी 1857 की क्रांति का कारण क्या था, कि क्यों क्रांति हुआ, इसका कोई न कोई एक कारण होगा। तो कारण इसके मुख्य 4, 5, 6 कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रांति किसे कहते हैं, आंदोलन किसे कहते हैं और विद्रोह किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्रांति क्या होता है, क्रांति एक ऐसा चीज होता है जो तत्काल नहीं होता है। यह एक लंबे समय से चली आ रही शोषण के विरुद्ध, अपमान के विरुद्ध, आपकी जमीन जायदाद छीन जाती है, आपके हक और अधिकार छीन जाते हैं, आपके धन और दौलत छीन जाते हैं, आपका राजपाट छीन जाता है। तो ये धीरे धीरे लोगों का आक्रोश होता है जो आगे चल के मतलब
क्रांति का स्वरूप धर लेता है। जैसे 1857 की क्रांति थी, तो ये क्रांति हो गया। आंदोलन किसे कहेंगे? आंदोलन उसे कहेंगे कि जब किसी अपने निजी मांग के लिए आप सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो वो आंदोलन कहलाता है। ठीक है, जैसे कृषि बिल आया था तो किसान लोग क्या कर दिए? आंदोलन कर दिए। ये तात्कालिक रूप से होता है, तुरंत होता है, और इसी आंदोलन में क्या हो जाता है, कभी कभी विद्रोह हो जाता है। मतलब कभी कभी सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह हो जाता है, मतलब मार काट हो जाता है। जैसे चौरी चौरा कांड हो गया था, असहयोग आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी का, तब तक चौरी चौरा थाने में दरोगा पुलिस को फूंक दिया गया, तो वो कहलाता है विद्रोह कहलाता है। जैसे एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आ रहा था, लड़का सब ट्रेनों में फूंकने लगा। इंडिया में बहुत बड़ी एक बीमारी है। देखो, एक देश है जापान। अब देखो, हर देश में क्या होता है? विद्रोह होता है, आंदोलन होता है, क्रांति होता है। तो जापान जो देश है, इससे हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए बाबू। क्या क्या सीखना चाहिए? तो सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि जब भी हम कोई आंदोलन करें, क्रांति करें या विद्रोह करें, तो वो विद्रोह हिंसात्मक नहीं होना चाहिए और अपने सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब किस प्रकार से जापान के लोग विद्रोह करते हैं कि अपनी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करते, और इंडिया में क्या होता है? जैसे देखिए, इंडिया में अगर किसी बस ड्राइवर को अपना वेतन बढ़वाना हो तो वो भी आंदोलन करेगा, विद्रोह करेगा। तो आंदोलन करते करते सरकार नहीं मानती है, बस मतलब हड़ताल पे चले जाएंगे, बस चलाना बंद, अब यात्रियों को असुविधा होने लगता है। जबकि इसी के अपोजिट जब जापान में जाएंगे, वहां के ड्राइवरों को अगर वेतन बढ़ाना रहता है तो वो हड़ताल नहीं करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं सरकार का। वो तरीका ढूंढते हैं कि कैसे मेरा काम भी हो जाए और सरकार की बात भी रह जाए, यानी सांप को मार भी दे और लाठी भी ना टूटे। तो वो क्या करते हैं, जो ड्राइवर लोग होते हैं वो बस चलाएंगे, बस सरकारी जो भाड़ा होता है वो सवारियों से नहीं लेते हैं, जिससे सरकार का इतना नुकसान होता है कि सरकार को तुरंत अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। ये दिमाग का खेल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाएगा तो तुरंत 2-4-10 तो पेट्रोल टंकी फूका जाएगा, पेट्रोल पंप पे आगजनी हो जाएगा, बस फोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ट्रेन वरेन फूक फाक दिया जाएगा। जबकि जापान में अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिससे उन देश की संपत्ति का नुकसान हो। वो गाड़ी चलाएंगे और रेडियो एफएम पे आ गया कि आज पेट्रोल 20 रुपया लीटर बढ़ गया, जो जहां है वहीं अपना गाड़ी लाक करके सड़क पे चला जाएगा, जिस शहर में टोक्यो सोकियो जो भी है वहीं लाक करके चला जाएगा। इतना भयानक जाम लगेगा बाबू, इतना भयानक जाम लगेगा कि तुरंत सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। तो देखिए ये जापान कितना टेक्निक अपना रहा है कि फैसला भी अपना ले रहा है, मतलब अपने पक्ष में, और नुकसान भी नहीं कर रहा है। इंडिया में विद्रोह का बड़ा रीजन अलग होता है, कहीं जला दीजिए, कूट दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, यही सब होता है। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्रांति, आंदोलन और विद्रोह। अब समझते हैं कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो सबसे पहले समझते हैं राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण में आएंगे बाबू, तो पहला चीज यह था कि जो लॉर्ड डलहौजी था, देखो जब 1857 की क्रांति हो रही थी ना, तब कुटाया बेचारा लॉर्ड कैनिंगवा था, लेकिन गलतियां किया था लॉर्ड डलहौजिया। इसने क्या किया था कि गोद प्रथा पे निषेध लगा दिया था, यानी गोद निषेध प्रथा लगा दिया था। यानी कि किसी भी राजा को अगर उसका बेटवा नहीं रहता था, यानी उत्तराधिकारी नहीं रहता था, तो लॉर्ड डलहौजिया जो था वो हड़प नीति लगा दिया था। हड़प नीति के तहत क्या करता था कि किसी भी राजा का अगर लड़का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो इसने नियम बना दिया था, जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा वो राज्य किसके अधीन हो जाएगा? अंग्रेजों का अधीन हो जाएगा। उसी में बेचारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका गंगाधर राव से शादी हुआ था। अब बेचारे बुढ़ौती में शादी किए थे रानी लक्ष्मीबाई से, अब बीच में टपक गए बेचारे। तो जब टपक गए तो लड़का उड़का था नहीं, अब झांसी को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कहा कि अब मेरे अधीन होगा। जबकि रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, वो बेचारी मानने वाली कहाँ थी, उन्होंने मतलब हीरोज के साथ मतलब पूरा भयानक युद्ध कर लिया था। उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, यानी गोद ले लिया था कि चलो मेरा लड़का नहीं है, मैं गोद लिए हुए लड़के को राजा अपना उत्तराधिकारी बनाती हूँ। लेकिन जो ये था लॉर्ड डलहौजी, इसकी हड़प नीति के तहत ढेर सारे राज्यों को मिला दिया गया, जैसे सतारा को, नागपुर को, संबलपुर को और बरार को। इन सब राज्यों को क्या कर लिया गया, अंग्रेजों के अधीन करने का प्रयास किया गया। ये कमवा करके गया था डलहौजिया। आज जब चला गया तो बेचारा यहाँ कौन था, लॉर्ड
कॉइनिंग था। जब 57 की क्रांति हुआ थी, इतना थुराने का कंडीशन हो गया था, भाग गया था, इलाहाबाद में छुप गया था ये। तो कभी कभी कहते हैं ना, गलती कौन और करता है, लतिया जाता कौन और है। आगे समझो, कुशासन का आरोप लगा दिया। कुशासन का आरोप लगा के भी राज्य को हड़प लिया जाता था। जैसे यहाँ पे गोद हड़प नीति था, और यहाँ पे कुशासन का आरोप लगा दिया जाता था कि राजा अपना काम में ठीक ठाक नहीं करता है, जिसके तहत हैदराबाद को मिला लिया गया। अवध मतलब लखनऊ का जो एरिया था, अवध प्रांत बोला जाता था, उसको मिला लिया गया। वहां के राजा कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध को मिला लिया गया अंग्रेजों में, कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया गया। बेचारे वाजिद अली शाह जो लखनऊ के नवाब थे, उनकी पत्नी जो थी बेगम हजरत महल, वो बेचारी जो थी, उनको उनका एरिया सब नवाब साहब का ले लिए। नवाब साहब पे जब लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता, वो बेचारे जब नवाब थे ना, तो जब अंग्रेजों का आक्रमण हो रहा था, सब बेचारे भाग गए, इनको कोनो जूता पहनाने वाला नहीं मिला, इसलिए बेचारे धरा गए और ले जाके जेल में सब बंद कर दिया। तो अवध को क्या कर लिया? मिला लिया गया। किस नीति के तहत? कुशासन का आरोप लगा के हैदराबाद को मिला लिया गया। इसके बाद राजनीतिक कारण जो था, वो पेंशन व पदों की समाप्ति कर दिया गया। जिन राजाओं को पेंशन अंग्रेजों के द्वारा मिलता था, उनके पेंशन को समाप्त कर दिया गया, पदों को समाप्त कर दिया गया, जिसमें बेचारे धरा गए नाना साहब जो कानपुर के मतलब राजा थे, ये बेचारे इनका पेंशन खत्म हो गया। तो धीरे धीरे ये जो गलतियां हो रही थी ना, ये धीरे धीरे मन में आक्रोश फैल रहा था लोगों को। लेकिन कौन अंग्रेजों से अजुराए? तो कारण धीरे धीरे जो है कि आग सुलग रही थी। अब सुलगने में कोई एक चिंगारी चाहिए, और वो चिंगारी आगे चल के होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये समझ में आया राजनीतिक कारण। इसके बाद देखिए, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। अब भाई, बहादुर शाह जफर उस समय के क्या थे? भारत के मुगल सम्राट थे, ये बेचारे राजा थे। अब इनके साथ अपमानजनक व्यवहार अंग्रेज सब करने लगे। कहे कि अगर ये राजा या मर जाएंगे तो इनका सम्राट का पद क्या हो जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। इनको खाली नाम मात्र का राजा रखा जाएगा, और दिल्ली का जो लाल किला है, यहाँ से मार के थूर के खदेड़ दिया जाएगा, और जाके कुतुब मीनार पर छोड़ के कोठरी में रहिएगा। तो एक राजा को इतना बड़ा चीज कहना है, कहीं कहीं अपमानजनक होगा। तब राजा को बोलेंगे तो प्रजा भी आक्रोशित होगी। तो बहादुर शाह जफर के जो मुगल सम्राट के समर्थक थे, वो भी बेचारे अंदर ही अंदर सुलग रहे थे कि कोनो मौका मिलेगा तो कटाएंगे ये लोग। कटाने के चक्कर में एक और गलती हो गया राजनीतिक कारण में, जमींदारों से जमीन छीन लिया गया। अब जमींदार लोग कौन थे? वही जमींदार लोग हैं जो अंग्रेजों की चापलूसी करके, सेवा करके, और पता नहीं का करके सब गिफ्ट में लिए थे जमीन। लॉर्ड कैनिंग आया और ये आया, क्या बोलते हैं, डलहौजिया, ये दोनों मिलके उनका क्या कर लिए? जमीन उमीन छीन लिए। अब बेचारे जो जमींदार थे, वो भी अंदर से क्या थे? एकदम उबाल मार रहे थे, मौका मिलेगा तक काटेंगे जरूर इनको। तो एक कारण हो गया राजनीतिक कारण। अब दूसरा समझो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आएंगे तो कुटीर एवं लघु उद्योगों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। हमारे यहाँ बहुत सारा उद्योग होता था, जैसे कुटीर उद्योग, जैसे बनारस का साड़ी बनाना पूरे विश्व स्तर पर फेमस रहता था। सूती वस्त्र उद्योग पूरे विश्व में फेमस था भारत का, लेकिन वो हाथ से मतलब बुनाई होता था। अंग्रेजवा सब यहाँ से कपास खरीदता था, इंग्लैंड ले जाके क्या करता था? बनाता था मशीन से, ले आके यहीं बेचता था। अब यहाँ का जो हाथ से बनता है, जाहिर सी बात है उसमें मेहनत ज्यादा लगता है। मशीन से बनेगा, मेहनत कम लगेगा। मेहनत कम लगेगा तो उसका रेट कम होगा, और जब रेट कम होगा तो मार्केट में वही चीज बिकेगा जो रेट कम होगा। अब बेचारा बनारसी साड़ी जो है कि 2000 का आऊ तुरंत लाता था, 1000 रुपये में बेच देता था। इससे जो लघु उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। जिसके कारण से जो छोटे छोटे उद्योग लोग डाले थे ना, वो लोग भी बहुराए थे कि मौका मिलेगा तो काटेंगे जरूर। तो एक मौका ये हो गया। अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था करके, रैयत मतलब किसान होता है, इन लोगों को, किसानों का ऐसा ऐसा कानूनी सब बना दिया ना कि किसान बेचारे सब बर्बाद हो गए। इतना लगान, इतना टैक्स लाद दिया कि सब के सब बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से इनमें भी मन क्या होने लगा? इन लोगों का आक्रोशित होने लगा। ये भी मौके के तलाश में थे, जैया मौका मिलेगा मूसर से काटेंगे तुमको। अगला तीसरा जो था वो धार्मिक कारण बना। अब धार्मिक कारण क्या था? अंग्रेज चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो।
जबकि भारत में उस समय मतलब सनातन धर्म को ज्यादा मतलब तवज्जो दिया जाता था। तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ढेर सारा ईसाई मिशनरियों को भारत में उतारा गया। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। और जो प्रचार प्रसार करते थे, तो जो लोगों ईसाई धर्म को अपना लेते थे उनको अंग्रेजवा सब सरकारी नौकरी में मौका दे देता था, उच्च उच्च पदों पे बैठा देता था। और इसी के तहत ये शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा पे भी बोल दिए, यानी कि वहां का शिक्षा यहाँ पे लागू करने लगे। अंग्रेजी सिखाना, विज्ञान ये सब सिखाना उखाना। तो एक तरीके से यहाँ के लोगों का ये होता था कि हमारा कल्चर के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो लोग भी क्या होने लगे, रुष्ट होने लगे। इसके बाद बना सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में बाबू अश्वेतों का अपमान। अश्वेत मतलब भारत जो है, आपको पता होगा कि भारत से कर्क रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है और भूमध्य रेखा बहुत करीब से गुजरती है। जैसे अगर भारत का हम मैप बना दें ऐसे, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, आई नीचवा से भूमध्य रेखा गुजरती है। आज भूमध्य रेखा से केरल का एरिया 800 लगभग 76 किलोमीटर ही है। तो आप देखे होंगे कि साउथ इंडिया के लोग एकदम मंगरैला जैसा होता है, काला काला होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के बड़ा नजदीक है, जिसकी वजह से यहाँ काले लोग होते हैं। और जैसे जैसे ऊपर आ जाएंगे, कश्मीर में पहुंचेंगे तो एकदम गोरा चिट्टा सब मिलेगा। तो यहाँ के और उत्तर भारत में भी बहुत नॉर्मल लोग होते हैं। अब अंग्रेजों को ये लगता था कि सब करियवा बानर है, मतलब काले और गोरे का भेदभाव करने लगे, चमड़ी का भेदभाव करने लगे, जिससे अश्वेतों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया, आक्रोश पैदा हो गया। आगे इसने क्या किया, सामाजिक चीजों में सती प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया। एक अच्छा काम किया था ये सब कि सती प्रथा का अंत कर दिया। इसके फेवर में मैं भी हूं। सती प्रथा क्या था कि कोई महिला मान लो कि शादीशुदा करके आई है और बेचारी शादी उदी करके आई है और उसका आदमिया बेचारा गया है मान लो कि कुछ बाजार वजार करने, अब बाइक से लड़ गया, मर गया। तो इसमें इसकी पत्निया का क्या दोष रहता था, कोनो दोष नहीं था। लेकिन यहाँ का रूढ़िवादी परंपरा ऐसा था कि उसका आदमी मर जाता था तो उसकी पत्निया को जबरदस्ती ले जाके सब उसी के चिता पे जला दिया जाता था। और बेचारी नहीं जलना चाहती थी तो उसको ऐसा मतलब पदार्थ खिलाया पिलाया जाता था कि बेहोश हो जाए और उसके बाद उसको चिता पे लिटा के जला दिया जाता था। दुनिया का सबसे मतलब घटिया काम होता था वो इंडिया में होता था। तो अंग्रेजों ने उस समय क्या कर दिया, सती प्रथा का अंत कर दिया। अरे भैया, जब पति के मर जाने पे पत्नी को उस पे जला दिया जाता है तो फिर मतलब पत्नी के मर जाने पर उसके आदमिया को भी ले जाकर जला देना चाहिए। लेकिन मतलब पुरुष प्रधान देश है तो आदमिया को नहीं जलाया जाता था, मेहरुआ को जला दिया जाता था। तो इसी में राजा राम मोहन राय ने काफी भूमिका निभाया था सती प्रथा को अंत करने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में राजा राम मोहन राय के काफी अथक प्रयास से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। अब जब सती प्रथा का अंत होगा तो मतलब ब्राह्मण समाज काफी रुष्ट हो गया। इसके बाद इसने एक काम और किया कि बाल हत्या पर रोक लगा दिया। बाल हत्या क्या होता था कि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश में एक ऐसी मेंटेलिटी बनी हुई थी कि अगर कोनो का मान लो लड़किया बार बार पैदा हो रहा है तो लड़किया को पैदा होते ही गटिया उसका ऐंठ के मुआ दिया जाता था कि मर जाए। लड़का होगा तो वंश संभालेगा, लड़कियां होगी गोबर ओबर काछेगी, घर का चूल्हा चौका बर्तन करेगी, इसका दहेज देना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना तो था ही नहीं। तो बाल हत्या पे भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक और अच्छा काम किया था, नर हत्या पे रोक लगा दिया। नर हत्या क्या होता था, जैसे मान लो कहीं पुल बनता था, कहीं मंदिर बनता था, कहीं कुछ ऐसा रेलवे का लाइन बिछता था, तो वह छोटा छोटा बच्चवा को ले आके सब उसका गटिया काट देता था। नर बलि उसको कहते हैं। तो देहातवाद में पहले छोटे छोटे बच्चों को काफी अलर्ट किया जाए, स्कूल जाना तो देखना कोनो बोरा में भर उठा ले जाएगा, नर बलि चढ़ा देगा। तो इसने नर बलि पे भी क्या लगा दिया, रोक लगा दिया, जिसके वजह से लोग काफी मतलब नाराज हो गए। इसके बाद इसने विधवा पुनर्विवाह को क्या कर दिया, मतलब लीगल कर दिया कि कोई विधवा अगर फिर से शादी करना चाहती है तो उसे लीगल कर दिया गया। हमारे यहाँ देश में ऐसा कल्चर था बाबू कि विधवा को ना पति मर जाने के बाद अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसको गौवा से बहरे खदेड़ देता था, सब उसका सर मुड़वा देता था, चूड़ी उड़ी सिंगार उंगार ये सब फोड़ फाड़ के किनारे कर देता था और वो बेचारी पूरा जीवन उधर व्यतीत करती थी। अंग्रेजों को ये मतलब जैसे भी हुआ बुरा लगा। इसमें भी राजा राम मोहन राय का काफी भूमिका रहा है। तो अंग्रेजों ने इसे भी क्या कर दिया, लागू कर दिया कि विधवा चाहे तो मतलब
पुनर्विवाह कर सकती है। अब इसमें जो है कि जो हमारा रूढ़िवादी लोग थे वो लोग काफी अंग्रेजों से रुष्ट हो गए। ये भी एक 1857 की क्रांति के लिए बड़ा डिस्टरबेंस हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने रेल चलाया। अब रेल में कैसे दिक्कत हो गया, रेल में क्या था, मान लो कोनो टिकट लिया है, जैसे मान लो कि हम मतलब ब्राह्मण है और मान लो कोनो एससी है। अब ट्रेन में जो बोगी होता है उसमें देखे होंगे 3 ठो रहता है, ऐसे ऐसे नीचे, बीच में और ऊपर। अब मान लो ऊपर कोनो बैठ गया, मान लो दलित आदमी, और नीचवा बैठ गए हम, मान लो जैसे हम मान लो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण एकदम अगिया गया, हमारा ऊपर बैठेगा ये दलित। अब वो एकदम सिस्टम गड़बड़ हो गया। टीटी को आया, बुलाया, दिखाया, ये देखो ये हम ब्राह्मण है। ठीक है, चुप, ब्राह्मण है तो हम क्या करें, चुपचाप बैठो, ये सबके लिए है। अब इसमें भी रेल में भी क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा। जो ब्राह्मण था वो सोचता था कि मेरे ऊपर दलित कैसे बैठेगा, हम ऊपर बैठेंगे, दलित नीचे बैठे। क्योंकि दलितों का बहुत उत्पीड़न हुआ है बाबू, और दलितों का आज तक उत्पीड़न हो रहा है। आजादी के इतने सालों, 75 सालों बाद भी दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। इससे कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें रेल व्यवस्था चला, डाक व्यवस्था चला। अब डाक व्यवस्था में गड़बड़ी क्या हो गया अंग्रेजों द्वारा, डाक व्यवस्था में उसने क्या कर दिया कि डाक व्यवस्था में जो सैनिक लोग थे उनको निःशुल्क मतलब व्यवस्था था कि अपने, पहले मोबाइल थोड़ा होता था, आज ना मोबाइल है कि मान लो घर भैंसिया मर गई, तुरंत वीडियो कॉल पर दिखा दो, लो भैंसिया हमारी मर गई, ये तो तुरंत हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो पहले चिट्ठी उट्ठी आता था, डाकिया लाता था, ले जाता था, तो वो निःशुल्क सैनिकों के लिए होता था। मतलब बस उसने क्या कर दिया, इस पे भी बैन लगा दिया, निःशुल्क नहीं रहेगा, तो सैनिक भी विद्रोह पे उतारू हो गया। अगला सैनिक असंतोष। अब सैनिकों में भी असंतोष हो गया, जो 1857 की क्रांति का कारण बना। क्या क्या, सबसे पहले माथे पर तिलक लगाना क्या कर दिया, बैन कर दिया। किसके द्वारा, बैंटिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बैंटिंग के द्वारा। इसने कहा कि आप सेना में गए हैं ना, तो आप जो धार्मिक लोग हैं उन लोगों को तिलक लगाना मना कर दिया, दाढ़ी रखना मना कर दिया। उसका एक रीजन है, जैसे दाढ़ी रखने से मान लीजिए बंदूक चला रहे हैं, पता चला दड़िए फंस गया, कहीं जंगल वंगल में कुछ कर रहे हैं, दड़िया जुड़ा गया या कुछ हो, इसलिए सेना में देखे होंगे सेना के लोग बाल एकदम छोटा रखता है, पिछवा से, अगवा से, किनरवा से, दाढ़ी रोज सेव करना रहता है। ठीक है, ये सेना का रूल है। लेकिन कुछ धार्मिक लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए पंजाबी लोग हैं, वो पग बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो अपने सीओ से परमिशन लेना पड़ता है तभी रख सकते हैं। तो इसने माथे पे तिलक लगाना क्या कर दिया, बैन कर दिया। पगड़ी लगाने पर रोक लगा दिया, अब पगड़ी नहीं लगा सकते हैं। अब मुल्ला जी हैं, मान लो कुछ टोपी टोपा लगाया तो उनको बैन कर दिया। पंजाबी लोग हैं पग बांधे हुए उनको कर दिया। अब ये सब लोग आक्रोशित होने लगे। इसके बाद इसने क्या किया, सैनिकों के निःशुल्क डाक व्यवस्था पे को समाप्त कर दिया, जो अभी हमने बताया है। तो ऊपर जो था वो डाक सेवा जो इनका निःशुल्क था उस पर भी बैन कर दिया। भी बेचारे सब भी भड़क गए। इसी में एक तात्कालिक कारण हुआ चर्बी युक्त कारतूस। अंग्रेजों का एक पुराना मतलब हथियार रहता था, उसको बदल के एनफील्ड राइफल लाया गया। एनफील्ड राइफल क्या होता था, उसमें बारूद जो होता है, बारूद नली के ऊपर से भर के उसको ऐसे ऐसे भर के तब बंदूक चलाया जाता था। अब जो बारूद भरा जाता था और जिसमें बारूद गोली रखी जाती थी उसको दांत से काटा जाता था, और जो चमड़ा ऊपर उसको मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको मुलायम रहे, इसकी वजह से गाय और सुअर की चर्बी का युक्त किया गया। उस गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस मुंह से खींचा जाता था, और खींचने के कारण जो है चर्बी युक्त कारतूस के वजह से तात्कालिक कारण बन गया, जिसको मंगल पांडे, आप जानते होंगे बलिया जिला के थे, और बलिया जिला को आज भी बागी बलिया कहा जाता है। मंगल पांडे, पांडे नाम से समझ रहे होंगे कि ब्राह्मण थे। इनका एक मित्र था, वो बेचारा कहीं गया था। जब गया तो अंग्रेजों के फैक्ट्री में देखा कि जो है कि उसमें पूरा फैक्ट्री में गाय एकदम मरी पड़ी हुई है, उधर सुअर मरी पड़ी हुई है, और उनका लेदी पोटी निकाल के सब उसका चर्बी उर्बी निकाल के खौला रहा था सब बड़का बड़का टैंक में। ये देखा विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद देखा कि उसको जो लपेट के बारूदवा भरा जाता था वही बन रहा था। फिर इसने देखा कि अरे ये तो मेरे भी बारूदवा में, उसको विश्वास नहीं हुआ। मंगल पांडे से आके कहा, मंगल पांडे को भी विश्वास नहीं हुआ, तो मंगल पांडे ने कहा कि चल दिखाओ हमको, तो ले गया दिखाया। मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ कि मतलब हमारे साथ धार्मिक चीजों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि देखो हिंदू जो धर्म होता है उसमें गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, गाय को माता कहा जाता है ना। गाय को बहुत मतलब एक
धार्मिक पशु मान लीजिए या फिर उसका बहुत सम्मान किया जाता है, उसका मांस उंस नहीं हिंदू लोग खाते हैं, जबकि मुसलमान खाते हैं। लेकिन मुसलमान जो होते हैं उनको सूअर शब्द से बहुत नफरत है। सूअर शब्द इस्लाम में कहा जाता है कि सूअर शब्द बोलना ही गड़बड़ है, 40 दिन तक उसका जो है कि मुंह अशुद्ध रहता है अगर सूअर बोल दिया तो। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का लफड़ा हो गया। हिंदुओं को लगा कि अंग्रेज जो है गाय की चर्बी युक्त करा के हमारे दांत से कटवा रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब मुसलमानों को ये लगा कि हमारे इस्लाम में सूअर शब्द बोलना नहीं है, नहीं तो 40 दिन तक मुंह जो है मतलब अशुद्ध हो जाता है और हमको मुंह से चबाना पड़ रहा है। लब बवाल हो गया, पूरा भयानक बवाल हो गया। मंगल पांडे ने कहा हियर से, एक कैप्टन था और एक कैप्टन बाघ था, पूछा बताओ जी सही बात है तू लोग बना रहा है, तो पहले ये सब दोनों इग्नोर किया, बस निकाले राइफल मारे धाए से खत्म हियर से। अब बाघ की भी क्या कर दिए, हत्या कर दी। और उसके बाद बाबू बवाल बहुत भयानक हो गया। भयानक कैसे हो गया? भयानक इसलिए हो गया कि जब मंगल पांडे को इस तरीके से दो लोगों को मतलब अंग्रेज अधिकारियों का हत्या कर दिए तो उनको अंग्रेज ने सब फांसी पे लटका दिया। अब फांसी पे जब वो लटका दिया था, ये मतलब जो चर्बी युक्त कारतूस का मसला था ये पूरे इंडिया में आग की तरफ फैल गया। और उसके बाद उनकी छावनी में बंगाल के बैरकपुर था, मतलब कलकत्ता में बैरकपुर छावनी था, उसी बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, जिसके वजह से रविवार 10 मई मेरठ में क्रांति क्या हो गई, शुरू हो गई। यही कारण बना वो चर्बी युक्त कारतूस ही। अभी बताए थे ना कि क्रांति में सब परेशान थे, सब के सब परेशान थे, बस एक काम था उस चिंगारी का काम, चिंगारी लगा दिया तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस। लो अब जितने सेना थे सब हथियार फेंक दिए, कहे ना अब हम लोग गड़बड़ हो गया। जब मंगल पांडे को फांसी हो गया तो उसी बीच में जो मेन जैसे नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, ये सब लोग मिलके एक योजना बनाए कि 30 मई 1857 ईस्वी को इकट्ठे हमला किया जाएगा अंग्रेजों के कैंप पे। अब ये मतलब पूरे जितने बड़े बड़े राजा लोग थे सब लोगों ने प्लानिंग कर लिया, 30 मई 1857 को इकट्ठे हमला किया जाएगा ताकि अंग्रेजों को मौका न मिले यहां से इधर उधर भागने का। प्लानिंग चल रहा था। उसी में हर एक राजा, बड़े बड़े राजा के पास जाता था कमल का फूल और एक रोटी, और वो कमल का फूल और रोटी इस बात का संकेत रहता था कि रोटी खाइए, आपको कसम है अन्न का कि 30 मई को आपको विद्रोह करना है अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। अभी 30 मई का डेट था, बीचवा में मेरठ वाले सब पहले में बौरा गए, अरे बौरा के मारे सब काट पीट के एकदम बराबर। अब पता चला 30 मई को आंदोलन होना है, 10 मई को शुरुआत हो गया। और जब 10 मई की शुरुआत हो गया तो एक नेतृत्व तो नहीं बन पाया, जो जहां पाया बाबू वही थुराई अंग्रेजों का शुरू हो गया। अंग्रेजों को ये जानकारी पहले में थोड़ा सा मिल गया, इसलिए वो सब अलर्ट भी हो गए। भारत के लोग, भारत में आपको बता रहा है कि जितना भी युद्ध हुआ है उस युद्ध में अगर भारतीयों को असफलता मिला है तो उसमें अंग्रेजों का नहीं बल्कि भारतीयों का हाथ रहा है। अब कौन एक भारतीय को दारू और पिलाया, अंग्रेजी दारू बहुत तेज चढ़ता है। यहाँ के इंडिया के लोग पहले ताड़ी ओड़ी पीते थे तो ताड़ी ओड़ी का नशा थोड़ा सा देरी से चढ़ता है, अंग्रेजी वाला ढकोल लेगा जल्दी नशा चढ़ जाता है। और नशा चढ़ा तो बता दिया उसको, देखो 30 मई को तू लोग मरा जाओगे, सब प्लानिंग चल रहा है, ये वो दुनिया सब राज खोल दिया। अब अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि ओ ये तो बहुत भयानक प्लानिंग सब कर रहा है मारने का, तो अपनी सेना को इधर उधर किया और उसी में 10 मई को शुरू हो गया। अब बाबू इतना भयानक क्रांति हुआ, जो जौने पा रहा था मेहरारू मूसर से मार रही थी, कोनो हंसुआ से काट रहा था, कोनो लोढ़ा से कूट रहा था, कोनो भाला से कोच रहा था, कोनो डंडा से मार रहा था, कोनो कुछ कर रहा था। जो जहां पाता था अंग्रेजों को वहीं लतियाना शुरू कर देता था। बड़ी भयानक मार हुआ, इतनी खतरनाक मार हुआ। और उस खतरनाक मार में जो बड़े बड़े राजा थे वो लोग भी क्या कर रहे, विद्रोह कर दिए। क्या कर दिए, विद्रोह का मतलब आगजनी, हत्या, मार, डंडा, कत्ल सब हो गया। कहां हुआ, बहादुर शाह जफर जिनका अपमान हुआ था इनको भी मौका मिल गया। अब मौका मिला है, पिटा रहे हो ना, वही में भी शुरू हो गए। तो 11 और 12 मई 1857 को दिल्ली में इसने क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। और इस क्रांति को दबाने के लिए निकलसन और हडसन को भेजा गया दबाने के लिए, और उन्होंने इस क्रांति को अंग्रेजों के
बहादुर शाह को क्या कर दिया, दबा दिया। नाना साहब पेशवा और इनके साथ, नाना साहब के साथ तात्या टोपे भी थे और यह क्रांति हुआ 5 जून 1857 ईस्वी को। कहां पर, कानपुर में, क्योंकि नाना साहब कहां पे थे, कानपुर में थे। और इस क्रांति को दबाने के लिए किसको भेजा गया, कैंपबेल को। तो पूछेगा कि नाना साहब 1857 की क्रांति में नाना साहब की मतलब विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था, कैंपबेल को भेजा गया। इसके बाद बाबू बेगम हजरत महल जो इनके बुढ़ऊ को क्या कर लिए थे, मतलब सब जेल में बंद कर दिए थे, वाजिद अली शाह को। ये कही कि हमरे बुढ़ऊ को जेल में डाले हो तो रुक जाओ। 4 जून और 1857 ईस्वी को इन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कहां पे, लखनऊ। लखनऊ में विद्रोह किया और इनके विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया, कैंपबेल को भेजा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जब यहाँ नाना साहब जब इनका विद्रोह मतलब दबा दिया तो यहाँ से तात्या टोपे भाग के चले गए कहां पे, झांसी में। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलके जून में ही झांसी और ग्वालियर में इन्होंने विद्रोह किया और इसको दबाने के लिए ह्यूरोज को भेजा गया। किसको, ह्यूरोज को। और ह्यूरोज ने कहा था कि यह भारतीय आंदोलनकारियों में यह पहली महिला है जो मर्दों की तरह लड़ी है। ह्यूरोज का एक कथन है। रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। अगला लियाकत अली। लियाकत अली बाबू इतना भयानक भाषण देते थे ना, क्योंकि भाषण सुन के ही तलवार आदमी निकाल ले। तब इन्होंने भी क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया 1857 में इलाहाबाद और बनारस में। और इनके आंदोलन, लियाकत अली को आंदोलन को दबाने के लिए कर्नल नील को भेजा गया था और इन्होंने इनके आंदोलन को दबा दिया। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह थे, जमींदार थे, राजा थे, जमींदार थे बिहार के जगदीशपुर में। इनका जमींदारी चला गया था, अभी आगे बताए थे ना कि यहाँ पे जमींदारों की जमींदारी में जमीन छीन लिया गया। ये भी बेचारे बहुराए थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो है मतलब युद्ध कर दिया अगस्त 1857 में। और ये युद्ध कहाँ हुआ था, विद्रोह कहाँ हुआ, जगदीशपुर बिहार में। ये बेचारे तन बुढ़ऊ थे लेकिन लड़े बड़ी वीरता के साथ। उसी में गोली लग गया इनको हाथ में और मतलब कुंवर सिंह को गोली लगने की वजह से इन्होंने अपना हाथवे काट दिया, जिसकी वजह से इतना खून बह गया कि बेचारे मर गए। इनके आंदोलन को जब दबाने के लिए टेलर और आयर को भेजा गया। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि आंदोलन को अलग अलग जगहों पे मतलब चुट-पुट जगहों पे जो आंदोलन हुआ था, नेतृत्व नहीं हो पाया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इस आंदोलन को दबा दिया, समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद जो है फिर दिल्ली की सत्ता पे कौन आ गया, अंग्रेज सब आ गए। ठीक है बाबू, अब इसके बाद के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके असफलता का कारण क्या था। असफलता का कारण मतलब कि 1857 की जो क्रांति असफल हो गई, पूर्ण रूप से असफल हो गई, अंग्रेज फिर से काबिज हो गए। इस असफलता का क्या कारण था, तो कारण बहुत सारा था। एक तो कारण यह था कि हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, गोला बारूद बंदूक ये सब नहीं था। हम लोगों के पास पहले में के राजा का तीर धनुष लाठी भाला तलवार ये सब था और इनके पास बंदूक था। हमारे पास एक हथियारों का कमी था। दूसरा, कोई नेतृत्व करता नहीं था। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण यह था बाबू ने कि उस समय राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था भाई। बहादुर शाह किसके लिए लड़ रहे थे, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे थे। बेगम हजरत महल अपना लखनऊ बचाने के लिए लड़ रही थी। लक्ष्मीबाई देश के लिए नहीं लड़ रही थी, लक्ष्मीबाई झांसी बचाने के लिए लड़ रही थी। लियाकत अली इलाहाबाद बचाने के लिए लड़ रहे थे। कुंवर सिंह अपना जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। अगर ये लोग देश के लिए लड़े होते, योजना बना के लिए लड़े होते, कोई नेतृत्व करने वाला रहा होता तो 1857 की क्रांति में पूरा का पूरा चहटा गए होते। कौन लोग, अंग्रेज लोग। इसके बाद एक सबसे बड़ी खराबी यह थी कि जो सिंधिया परिवार था, सिंधिया परिवार उस समय का इतना बड़ा राजघराना था, बहुत धनी राज्य था। इधर 1857 की क्रांति हो रही थी, उधर सिंधिया परिवार जो अंग्रेजों को बंदूक और धन मुहैया करा रहा था। आज भी सिंधिया परिवार को गद्दारों की निगाह से देखा जाता है। आज भी सिंधिया परिवार है, आज भी उनको गद्दार की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि 1857 की जब क्रांति लड़ी जा रही थी तो उस समय सिंधिया परिवार अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से हम हारे हैं। इंडिया जो 1857 के बाद 1947 तक अंग्रेज रहे तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सिंधिया परिवार का भी रहा है। बाद में अंग्रेजों ने जब इस आंदोलन को दबा दिया तो जितना जितना साथ सब दिया था ना, उन सबको खूब इनाम दिया, कोनो को राजपाट दे दिया, कोनो को धन दिया, कोनो को कुछ दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।